हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्योत्सना मेडिकल एजुकेशन। आज हमारा टॉपिक है एटेलेक्टासिस। एटेलेक्टासिस को डील करने से पहले हम एक बार ये बात कर लेते हैं कि लंग्स का जो सिस्टम है या एयर जब हम ब्रीथ करते हैं तो वो किस किस रास्ते से होते हुए जाता है। तो जो एयर नोज से एंटर करता है, नोज से होते हुए फिर फैरिंग्स, फैरिंग्स के बाद वो लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रिकिया, ट्रिकिया के बाद वो डिवाइड हो जाते हैं एंड देन वो लंग्स के अंदर एंटर करते हैं। ब्रोंकाई जो प्राइमरी ब्रोंकस हो गया, देन प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी, टर्शरी, और तब तक वो ब्रांचेस में डिवाइड होते रहते हैं जब तक वो एंड में हवा के छोटे छोटे गुच्छे टाइप के स्ट्रक्चर्स नहीं बन जाते हैं, जिसको हम एल्विलाई कहते हैं। ओके, सो ये एल्विलाई जो है ये एयर से भरे हुए रहते हैं और इनका काम होता है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करना, और इसी वजह से ये जब कंप्लीट तरीके से जो लंग्स हैं वो सिकुड़ जाते हैं कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे, उस वक्त में भी एल्विलाई में एयर रहता है, एक बैकअप। ओके, किसी कारणवश अगर किसी व्यक्ति में ये एटेलेक्टासिस के अंदर का जो एयर है वो नहीं रह जाता है, या कुछ एल्विलाइज या कुछ एल्विलाइज या सारे के सारे एल्विलाइज अगर उनमें एयर नहीं रह जाता है या एयरलेस हो जाते हैं, वो सिकुड़ जाते हैं, तो उस कंडीशन में लंग्स के अंदर जो एयर की कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी और उस अवस्था को हम कहते हैं एटेलेक्टासिस। ओके, सो एटेलेक्टासिस में दोनों तरीके से हम कह सकते हैं, या तो एल्विलाई में बिल्कुल ही एयर प्रेजेंट नहीं है और वो बिल्कुल सिकुड़ गए हैं, या फिर कभी कभी ये देखा गया है कि जो एल्विलाई है उसके अंदर फ्लूइड या पस जो रिलेटेड मटेरियल हैं वो भी भरे हुए हो सकते हैं किसी इन्फेक्शन की वजह से। ओके, सो अगर हम बात करें कि क्या कारण हो सकते हैं एटेलेक्टासिस के, तो एटेलेक्टासिस का कारण, सबसे बड़ा जो कारण होता है वो ये है कि जो नली है, जिसकी एयरवेज जो है, जिसके थ्रू एयर ट्रैवल करके बिल्कुल एंड में एल्विलाई तक पहुंचते हैं, उन नलियों में कहीं पर भी अगर, उन ट्यूब्स में कहीं पर भी अगर कोई रुकावट हो जाए, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, तो वो सबसे बड़ा कारण होता है जिस वजह से हवा जो है, एयर जो है, वो एल्विलाई तक नहीं पहुंच पाते हैं। ओके, सो क्या क्या ऑब्स्ट्रक्शन हो सकते हैं? ऑब्स्ट्रक्शन में सबसे बड़ी चीज़ ये हो सकती है कि कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट जो है वो फंस गया है, कोई खाने का पार्टिकल फंस गया है, या फिर म्यूकस का प्लग। म्यूकस का प्लग का मतलब है कि जब म्यूकस बनने लगता है और वो बिल्कुल गाढ़ा हो जाता है और गाढ़ा होके बिल्कुल वो हार्ड होके चिपक जाता है, तो उसको म्यूकस का प्लग कहा जाता है। तो म्यूकस का प्लग बन गया है, किसी को ट्यूमर है लंग्स में या ट्रेकिया में या कहीं भी, तो वो ट्यूमर ग्रो कर रहा है, ये सारे कुछ कारण हो सकते हैं। इसके अलावा इन्फेक्शन हो गया है, इन्फेक्शन होके वहाँ पे पस पॉकेट्स बन गए हैं, तो ये कुछ रीजंस हो सकते हैं। अगर हम कह रहे हैं इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन में वो न्यूमोनिया की वजह से हो सकता है, या फिर सीओपीडी जो होता है वो कंडीशन की वजह से हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ब्लड ठीक से नहीं पहुंच पा रहा हो, कार्डिक प्रॉब्लम हो, या ऐसी कोई बात है जिस वजह से ब्लड ठीक से नहीं पहुंच पा रहे हैं सेल्स तक, और कुछ जगहों के जो सेल्स हैं लंग्स के वो खराब हो गए हैं, और उस वजह से भी एल्विलाई जो हैं वो खराब हो सकते हैं। ओके, अगर हम बात करें कि इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, तो लक्षण में सबसे बड़ी चीज़ है कि जब एयर जो है वो कम हो जाएगा लंग्स में, तो ब्रीथ करने में एयर पूरा नहीं हो पाएगा। जब ब्रीथ करने पे एयर पूरा नहीं हो पाएगा तो वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ साथ जो ब्रेथ लेने की जो रेट होती है वो बढ़ जाएगी, जिसको हम टेकिपनिया कहते हैं। ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, धीरे धीरे कमजोरी आ जाएगी। अगर म्यूकस भर रहा है या इन्फेक्शियस मटेरियल की वजह से है तो फीवर होने की भी चांसेस हैं, और साथ ही साथ जो चेस्ट है वहाँ पे थोड़ा सा पेन हो सकता है अगर वहाँ पे भारीपन हो जाए, और उसी के साथ साथ जो लंग्स की जो क्षमता है कॉन्ट्रैक्ट करने की या रिलैक्स करने की वो कम हो जाती है, क्योंकि कुछ एरियाज जो हैं वो ठीक से लंग्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में भाग नहीं ले रहे होते हैं। ओके, साथ ही साथ क्योंकि एयर की जो कैपेसिटी है वो कम हो गई है, तो इस वजह से बॉडी में नीलापन आना स्टार्ट हो सकता है स्किन में, जिसको हम साइनोसिस कहते हैं। तो साइनोसिस ज़्यादातर हम एटेलेक्टासिस में देखते हैं लिप्स में, नेल्स में, हाथों के और पैरों के। ओके, तो ये कुछ लक्षण हैं।
अगर हम बात करें कि हम क्या जांच करा सकते हैं, तो पहले तो हम एक थॉरो हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट या उनकी फैमिली से, ये जानने के लिए कि पहले कोई रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर तो नहीं रहा है उनका, या कोई कार्डियक प्रॉब्लम तो नहीं है, ताकि हमें पता चल सके कि क्या कारण रहा होगा जिसकी वजह से एल्विलाई में ऐसी प्रॉब्लम हुई है। ओके, साथ ही साथ हम एक्सरे करा सकते हैं, एक्सरे, सीटी, एमआरआई, ब्रोंकोस्कोपी किया जा सकता है ये जानने के लिए कि कहाँ पे रुकावट है, कहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है। इसी के साथ साथ कल्चर किया जा सकता है ये जानने के लिए कि कहीं इन्फेक्शन तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि हम क्या इलाज दे सकते हैं, तो मेडिकली हम अगर हम मेडिसिन की फार्माकोलॉजिकली हम बात करें तो मेडिसिन में म्यूकस को पतला करने वाले म्यूकोलाइटिक एजेंट्स दिए जा सकते हैं। इन्फेक्शन है या इन्फेक्शन होने के चांसेस हों तो एंटीबायोटिक्स दिए जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा भारीपन है, कंजेशन है, तो डीकंजेस्टेंट्स दिए जा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कफिंग बहुत ज़्यादा होता है, तो कफ को कम करने के लिए या स्पूटम प्रोडक्शन कम करने के लिए एंटीट्यूसिव नाम के ड्रग्स आते हैं, वो दिए जा सकते हैं। फीवर है तो एंटीपायरेटिक्स दिए जा सकते हैं। तो ये सब कुछ हम फार्माकोलॉजिकली कर सकते हैं। फार्माकोलॉजिकल तरीके के अलावा अगर नॉन फार्माकोलॉजिकल तरीके की बात करें, मतलब जहाँ पे हम ड्रग्स यूज़ नहीं कर रहे हों, तो ऐसे मेडिकल मैनेजमेंट में आते हैं डीप ब्रीथिंग कफिंग एक्सरसाइजेस, या हम जिसको कहेंगे चेस्ट फिजियोथेरेपी। तो चेस्ट फिजियोथेरेपी में उन्हें एडवाइस किया जाता है कि किस तरीके से डीपली ब्रीदिंग और कफिंग कैसे करना है, उनकी एक्सरसाइजेस बताई जाती हैं, जिससे जो लंग्स की क्षमता है वो बढ़ जाएगी और जो म्यूकस है या जो स्पूटम भरा हुआ है वो बाहर आ जाएगा। इसी के साथ साथ उन्हें एडवाइस किया जाता है स्पायरोमीटर के साथ एक्सरसाइज करने के लिए। स्पायरोमीटर एक अपैरेटस है जिसमें बॉल्स होते हैं, कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनमें बॉल होते हैं। बॉल के उस अपैरेटस के एक तरफ एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम माउथपीस कहते हैं। उस माउथपीस में बहुत ज़ोर से हवा फूंकने को कहा जाता है, और जितना उस कंपार्टमेंट में बॉल मूव करेगा उससे पता चलता है कि लंग की कैपेसिटी कितनी अच्छी है। ओके, सो ये जो एक्सरसाइज है ये करना भी बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। अगर हम बात करें कि चेस्ट फिजियोथेरेपी के अलावा तो स्टीम इनहेलेशंस दिए जा सकते हैं, कुछ ऑक्सीजन थेरेपीज दिए जा सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन मास्क के थ्रू या फिर सीपैप, बाईपैप या वेंटिलेटर्स, ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं। ओके, अगर हम बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट की, तो सर्जिकल मैनेजमेंट में पेशेंट का जो ऑब्स्ट्रक्शन है अगर वो किसी तरीके से नहीं निकला तो वहाँ पे सर्जरी की जा सकती है ताकि वो ऑब्स्ट्रक्शन निकाला जा सके। ट्यूमर है तो ट्यूमर के लिए सर्जरी की जा सकती है। यही बेसिकली वो सर्जरीज होती हैं। या फिर ड्रेनेज, मेडिकल मैनेजमेंट में एक और चीज़ थी कि हम ड्रेनेज भी कर सकते हैं अगर वहाँ पे म्यूकस या पस या जैसे हमने कहा कि एल्विलाई में फ्लूइड भी भरा हो सकता है, तो उसके लिए हम ड्रेनेज भी कर सकते हैं। तो ये था एटेलेक्टासिस के बारे में, एक ऐसा कंडीशन जहाँ पे एल्विलाई जो एयर से भरे हुए होने चाहिए वो एयरलेस हो जाएं या फिर उसमें एयर की जगह कोई फ्लूइड भर जाए और उसकी वजह से लंग की जो एयर की कैपेसिटी है वो कमज़ोर हो जाए, तो उस कंडीशन को हम एटेलेक्टासिस कह रहे थे। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।